सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो क्या है। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो दोस्तों, आज की जो पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको भेजा था हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है जितेंद्र मोहापात्र। ये वाकया असल में उनके एक दोस्त के साथ पेश आया था। तो आगे की कहानी मैं जितेंद्र मोहापात्र जी के ज़ुबानी में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये कहानी है मेरे फ्रेंड रश्मि की, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है और रश्मि बेसिकली एक हॉरर स्टोरी राइटर है। अब जबकि रश्मि एक फेमस राइटर है तो काम के सिलसिले में उसको यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। तो ऐसे ही एक दिन रश्मि को मुंबई से कॉल आया और कहा गया 1-2 दिन के अंदर रश्मि को मुंबई आना होगा एक हॉरर स्टोरी के काम से। कॉल आते ही रश्मि ने जल्द से जल्द मुंबई जाने की तैयारी शुरू कर दी और फिर उन लोगों के कहने के मुताबिक 1-2 दिन के अंदर वो मुंबई पहुंच भी गई। जिस दिन वो मुंबई पहुंची वो दिन बहुत ही खास था क्योंकि वो जन्माष्टमी का दिन था। लंबा सफ़र तय करने की वजह से रश्मि बहुत ही थक चुकी थी, जिसकी वजह से उसने सोचा कि उस रात के लिए वो कोई कॉटेज ढूंढ लेगी अपने लिए, क्योंकि आमतौर पर रश्मि को कॉटेज में रहना ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसे उतने अच्छे कॉटेज नहीं मिल रहे थे और जो मिल रहे थे वो कॉटेज रश्मि को पसंद नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए बहुत लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिर में वहाँ के कुछ लोगों से उसे कॉटेज के बारे में पता चला, जिसका नाम था निशा कॉटेज। हालांकि उन लोगों ने रश्मि को उस कॉटेज में रहने से मना किया क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना ये था कि वो निशा कॉटेज असल में हॉन्टेड है। लेकिन जैसे कि रश्मि बहुत ही थकी हुई थी तो इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए निशा कॉटेज में ही रहने का फ़ैसला ले लिया। वैसे तो वो कॉटेज रश्मि की बहुत ही पसंद मतलब वो उस कॉटेज का जो रूम था, वो कॉटेज था, वो रश्मि को बहुत ही पसंद आया। लेकिन वहाँ के जो मैनेजर थे उनका बर्ताव रश्मि को बहुत ही अजीब लगा। वो मैनेजर रश्मि को बार बार एक ही बात कह रहा था। वो बोल रहा था, मैडम आप ज़रा अपना ख्याल रखना और सावधान रहना, और बिल्कुल भी रात के 12 बजे के बाद अपने रूम का दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो कोई भी आपको बाहर से बुलाए, मैं ही क्यों ना बुलाऊं। आप रूम से बाहर मत आना बिल्कुल भी। लेकिन रश्मि ने उनके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब जैसे कि रश्मि बहुत ही थकी हुई थी तो कमरे के अंदर आते ही वो नहाने चली गई ताकि वो थोड़ा फ्रेश महसूस कर सके। नहाने के बाद रश्मि अपना रात का खाना ख़त्म करके जल्दी से सोने चली गई। रात के 2 बजे जब रश्मि अपने कमरे में सो रही थी तब अचानक उसको बाहर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि इतने रात को आखिर कौन हो सकता है बाहर। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने का फैसला लिया। लेकिन जब दरवाजे के एकदम पास आते ही अचानक वो जब दरवाजे के एकदम पास आई तब अचानक उसको मैनेजर की कही हुई वो बात याद आ गई। उस मैनेजर ने उसे साफ साफ कहा था कि रात के 12 बजे के बाद अगर आपके दरवाजे पे नॉक हो तो भूल कर भी किसी भी कीमत में दरवाज़ा मत खोलना। और ये बात याद आते ही जब रश्मि ने अपना मोबाइल चेक किया तब उसने देखा कि उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रश्मि पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी उसको करना क्या चाहिए। बाहर जाके देखना चाहिए कि दरवाजे के उस पार कौन है, या फिर मैनेजर के कहने के मुताबिक चुपचाप रूम में ही बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए। रश्मि अपने कमरे में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ और भी बढ़ गई, जिस वजह से परेशान होकर रश्मि ने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि दरवाज़ा खोलते ही रश्मि ने जो देखा उससे तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है। फिर इतने देर तक कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था?
ये देखकर डर के मारे रश्मि ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। रश्मि को लगा कि उसको मैनेजर की बात मान लेना चाहिए था, उसको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। डर के मारे कैसे भी करके रश्मि ने उस कॉटेज में रात गुजारने का फैसला लिया और वैसे ही वो अपने रूम में बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह जब रश्मि ने उस मैनेजर को पिछले रात उसके साथ हुई वाक़ये के बारे में बताया, तब उस मैनेजर ने रश्मि से कहा, मैडम आपने दरवाज़ा क्यों खोला? मैंने मना किया था ना आपको, कितनी बार समझाया था, चाहे जो कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जब रश्मि ने उस मैनेजर से इसकी वजह पूछी, तब उस मैनेजर ने रश्मि से कहा, आप खुशकिस्मत थे जो बच गए, नहीं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। जन्माष्टमी के पावन उत्सव के वजह से आप अभी तक सही सलामत हो मैडम। मैनेजर के मुंह से ये सब सुनकर रश्मि को और भी डर लगने लगा। उसने मैनेजर से पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस कॉटेज में जिससे कि आप मुझे रात को दरवाज़ा खोलने से मना कर रहे थे? यहाँ तक कि कल कुछ लोग भी मुझे इस कॉटेज में रात गुजारने से मना कर रहे थे, कह रहे थे कि ये कॉटेज हॉन्टेड है, लेकिन क्यों? तब उस मैनेजर ने रश्मि से कहा, इस कॉटेज की असली मालकिन थी निशा मैडम, और उन्हीं के नाम से ही इस कॉटेज का नाम रखा गया था, निशा कॉटेज। निशा मैडम बहुत ही खूबसूरत थी और उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास। लेकिन निशा मैडम के जो पति थे वो बहुत ही लालची इंसान थे और पैसों के लालच में ही उन्होंने निशा मैडम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी की थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके पति ने बड़ी ही बेरहमी से उनका खून कर दिया। दुख की बात तो ये है कि जब वो मदद के लिए चीख रही थी, तब आस पड़ोस के किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वैसे तड़प तड़प कर इसी कॉटेज में निशा मैडम ने अपना दम तोड़ दिया था। और फिर तब से लेके आज तक जो कोई भी इस कॉटेज में रहने के लिए आता था, तो उसको निशा मैडम की मौजूदगी अपने आसपास महसूस होती थी। और तब से लेकर आज तक ये कॉटेज एक हॉन्टेड कॉटेज के नाम से ही जानी जाती है। ये सुनने के बाद रश्मि के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने फौरन उस कॉटेज को छोड़ने का फैसला लिया। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस कॉटेज में वो अब एक सेकंड भी नहीं रुकेगी। और फिर रश्मि अपने लगेज वगैरह लेकर उस कॉटेज से बाहर आ गई। इसके बाद रश्मि ने पास के ही एक होटल में रूम बुक करके रहने का फैसला लिया और उसके बाद रश्मि के साथ ऐसा कोई भी डरावना हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस डरावनी परिस्थितियों से जितेंद्र जी की फ्रेंड रश्मि जी गुजरी थी और कैसे वो उस हालात से बच निकली। मैं जितेंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो लोग अभी रात को ये कहानी सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर इस वक्त कोई आपके रूम का भी दरवाज़ा खटखटाए तो आप भी बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कि निशा आप ही के दरवाजे के बाहर खड़ी हो। ऑल राइट गाइस, बढ़ते हैं आज की दूसरी और आखिरी कहानी की ओर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस कहानी को भी हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने ही हमें भेजा है, जिनका नाम है इशिता मिश्रा। तो आगे की कहानी मैं इशिता मिश्रा की ज़ुबानी में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि ये कहानी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आज की जो कहानी है वो हमारे घर के एकदम बगल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की है। आमतौर पर उस बूढ़ी औरत की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से उस बूढ़ी अम्मा के बेटे ने उनको एक कमरे में बंद करके रखा था और उसी कमरे में उनको दोपहर और रात के वक्त खाना भेज दिया जाता था। तो एक दिन अचानक सुबह उठकर मैंने सुना कि उस बूढ़ी अम्मा की मौत हो चुकी है। और जैसे कि हम लोग उनके घर के एकदम बगल में ही रहते थे, तो उनके श्राद्ध में जाने के लिए हम तीनों को, यानी कि मुझे और मेरे मम्मी पापा को भी न्योता दिया गया था। लेकिन श्राद्ध के दिन जब हम तीनों उनके घर पर गए, तब हम लोगों ने वहाँ एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की।
हमने देखा कि पंडित जी ने उस बूढ़ी अम्मा के कमरे को बाहर से बंद करके ताला लगा दिया था और उस ताले पर हल्दी और सिंदूर भी लगा दिया था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि पंडित जी उस श्राद्ध घर में किसी को भी उस बूढ़ी अम्मा के कमरे के पास जाने नहीं दे रहे थे। हालांकि हम लोगों को समझ में नहीं आया था कि पंडित जी के ऐसे हरकतों के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। उसी रात को मेरे पापा को ऑफिस से नाइट शिफ्ट दिया गया था, जिसके वजह से पापा ऑफिस गए थे उस रात और मैं और मेरी मम्मी घर पर बिल्कुल अकेले थे। और इसीलिए ही रात के 9:30 बजे के अंदर हम रात का खाना ख़त्म करके सोने चले गए। अचानक रात के 10 बजे के बाद हमारे घर के छत से बिल्लियों की रोने की आवाज़ आने लगी। पहले पहले तो मैंने और मम्मी ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि आधे घंटे बीत जाने के बाद भी उन बिल्लियों का रोना बंद नहीं हुआ। मजबूरन मेरी मम्मी ने छत पर जाके उनको भगा दिया। इसके बाद कुछ टाइम तक सब नॉर्मल ही था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद अचानक हमने सुना कि उस बूढ़ी अम्मा के कमरे का जो दरवाज़ा है उस पर ज़ोर ज़ोर से ठकठकाना शुरू हो गया। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रहते वक्त करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ मिनटों के बाद उस बूढ़ी अम्मा के कमरे के अंदर से रोने की और चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज़ें भी आने लगी। भयानक इसलिए क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उस बूढ़ी अम्मा की ही थी, जिनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है। वो जब जिंदा थी तब उनके कमरे से ऐसी ही आवाज़ें आती थी हमेशा। ये सारी खौफनाक आवाज़ें सुनकर मैं और मम्मी बहुत ही डर गए थे। डर के मारे हम दोनों ने ही चादर ओढ़ लिया और फिर सो गए। इसके कुछ देर बाद वो सारी दिल दहला देने वाली आवाज़ें आनी बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए हम दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमने सुना कि हमारी खिड़की के बाहर से किसी के सूखे पत्तों के ऊपर से चलने की आवाज़ आ रही है। ये सुनकर हम दोनों इतना डर गए थे कि क्या कहूँ। डर के मारे हम दोनों ही आंख बंद करके हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगे और फिर ऐसे ही चलते चलते कब रात गुजर गया पता भी नहीं चला। सुबह जब मैंने और मम्मी ने उस बूढ़ी अम्मा के घर वालों को पिछले रात हुए वाक़ये के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा, नहीं, कल रात उस कमरे में कोई नहीं गया था और ना ही कल रात को हमें हमारी माताजी के कमरे के अंदर से कोई आवाज़ आई थी। ये शायद आप लोगों का वहम हो सकता है। इसके बाद मेरी मम्मी ने उनसे पूछा, तो फिर श्राद्ध के दिन पंडित जी ने उनके घर के बाहर ताला क्यों लगाया था और सबको उस कमरे में जाने से वो रोक क्यों रहे थे? तब उन लोगों ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके चेहरे से, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि वो लोग हमसे कुछ तो छुपा रहे थे। इसके बाद भी कुछ हफ्तों तक ये चीज़ें चली, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि अभी भी उस कमरे में कोई भी नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी इशिता मिश्रा की भेजी हुई हॉरर स्टोरी। इशिता ने और भी लिखा है कि प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ वीडियो ऑफ दिस स्टोरी। प्लीज़, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर एंड आई लव योर स्टोरीज। होप यू विल सी दिस। थैंक यू इशिता हमें ये स्टोरी भेजने के लिए। और दोस्तों, अगर आप भी इशिता और जितेंद्र जी की तरह हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कहानियाँ लिख दीजिए। हो सकता है कि अगली स्टोरी आपकी ही हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज़।